तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापत्तनम द्वारा, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक पीएसयू सेक्टर की कंपनी है, यानी गवर्नमेंट क्षेत्र की कंपनी है, उसके द्वारा जो कंस्ट्रक्शन असिस्टेंट और कंस्ट्रक्शन हैंडलर, फायर इंजन ड्राइवर और भी जो पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कैसे दे सकते हैं। तो उससे पहले हमारे सामने उसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ है, इसमें से जो मेन मेन की पॉइंट्स है उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसके स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस को समझेंगे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक कंपनी है, ठीक है, शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हैं, मतलब शिप बनाती है, जितने भी इंडियन आर्मी की जो शिप है या फिर मर्चेंट नेवी की जो शिप होती है वो बनाती है। तो डिफरेंट पोस्ट के लिए इसकी ओर से आवेदन मांगा गया है, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन असिस्टेंट है जो कि लेवल 2 की पेमेंट है, कंस्ट्रक्शन हैंडलर है लेवल 1 की पेमेंट है, फायर इंजन ड्राइवर है ऑर्डिनरी ग्रेड लेवल 3 की पेमेंट है। इसके बाद सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, इसकी जो ऑर्डिनरी ग्रेड की वैकेंसी है ये लेवल 2 की पेमेंट। तो इन सब पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी ली गई है। इसकी एज लिमिट की बात करें तो इसकी जो मिनिमम एज लिमिट है अप्लाई करने की 18 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 साल है क्लोजिंग डेट तक। यानी जिस डेट को इसका एप्लीकेशन क्लोज होगा उस डेट तक जो मिनिमम एज जो आपकी होनी चाहिए वो 18 साल और मैक्सिमम एज यहाँ पे 27 साल। अब जो भी रिजर्व कैटेगरी से फिल करेंगे उनके लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो भी रिजर्व कैटेगरी से फिल करना चाहते हैं उनके लिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एज रिलैक्सेशन पॉलिसी अप्लाई होती है उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे होगा। यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट में क्वालिफिकेशन की जानकारी दी गई है। तो हर एक पोस्ट के लिए सिंपल क्वालिफिकेशन रखी गई है। जैसे कि आप कंस्ट्रक्शन असिस्टेंट ए की फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी 10th प्लस ITI आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। 10th प्लस ITI या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी योग्यता अगर आपके पास है तो आप फिल कर सकते हैं, और उसी के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रिक्वायर्ड ट्रेड में। इसके बाद कंस्ट्रक्शन हैंडलर की अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10th होनी चाहिए, 10th+2 सिस्टम से, और RTI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए रिक्वायर्ड ट्रेड में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फायर इंजन ड्राइवर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का, ठीक है। मोटर मैकेनिज्म का मतलब थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए हैवी ड्राइविंग करने की कम से कम 3 साल की, ठीक है, और 10th स्टैंडर्ड पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, उसके लिए भी सेम कहा गया कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए मोटर कार की या फिर लाइट मोटर व्हीकल की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए कम से कम 3 साल की, और 10th स्टैंडर्ड पास होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस हैवी व्हीकल का होना डिजायरेबल मतलब क्वालिफिकेशन है। हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कहा गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए नेचर ऑफ ड्यूटी बोल दी गई है कि कौन से पोस्ट के लिए नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है। तो मैं इस नोटिफिकेशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप लोग वहां से देख लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, सीबीटी टेस्ट आपका होगा, तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आपका ये रहने वाला है। कंस्ट्रक्शन असिस्टेंट और कंस्ट्रक्शन हैंडलर के लिए जो है टोटल 4 सेक्शन होंगे, जनरल इंटेलिजेंट, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ट्रेड सिलेबस, ठीक है। टोटल 4 सेक्शन होंगे, 100 मार्क्स। और वहीं अगर हम फायर इंजन ड्राइवर और CMTD की बात करें तो 4 सेक्शन ही होंगे, लेकिन 25-25 के क्वेश्चन रहेंगे, यानी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इन दोनों के लिए आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद फिजिकल इसके बाद यहाँ पे स्किल टेस्ट की बात करें तो फायर इंजन ड्राइवर की यहाँ पे स्किल टेस्ट होगी, ठीक है। वो आप लोग एक बार अच्छे तरीके से देख लेना कि क्या क्या होने वाली है उसकी। और फिर सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की भी यहाँ पे स्किल टेस्ट होगी, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे देखिए जो भी टेंटेटिव डेट है यानी टाइमलाइन है सबकी बता दी गई है। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 अगस्त 2026 से लेकर के 14 सितंबर 2026 तक चलने वाली है। इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अक्टूबर में वो आपका होने वाला है, यानी ये टेंटेटिव डेट है, आप मान के चलिए, ठीक है। 14 सितंबर लास्ट पेमेंट डेट है, ठीक है। 14 सितंबर एग्जामिनेशन फी लास्ट पेमेंट डेट है, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे तरीके से देख लें। यहाँ पे एग्जामिनेशन फी की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि कैंडिडेट एक्सेप्ट SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट, यानी इन 5 कैटेगरी के कैंडिडेट को छोड़कर बाकी जो भी फिल करते हैं उन्हें 350 रुपीज का पेमेंट करना होगा, यानी 350 रुपए का पेमेंट करना होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एग्जामिनेशन फी की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट हैं SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट को छोड़कर, इन बाकी पांचों को छोड़कर बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हें 350 रुपए का एप्लीकेशन फी करना होगा। इसमें से जो मेन मेन की पॉइंट्स थी उसकी जानकारी हमने आपको दे दी है। अब अगर आपको और भी डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो मैं इस
पीडीएफ को, नोटिफिकेशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से एक बार अच्छे तरीके से इसको रीड आउट कर लें, चेकआउट कर लें। इसके बाद मैं अप्लाई करने की लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप सीधे इस वाले वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना है। रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाती है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन करना है, जिस भी पोस्ट के लिए फिल करना चाहते हैं पोस्ट को यहाँ पे हम चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का पूरा नाम, यानी एप्लीकेंट का जो भी पूरा नाम है, कैंडिडेट का पूरा नाम यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पे जो है कैंडिडेट का एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है कैंडिडेट की, वो यहाँ पे डालनी है। दोबारा से मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल करके कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है कैंडिडेट का, तो वो यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालनी है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की जो भी ईमेल एड्रेस है वो हमें यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है, जो भी एक्टिव ईमेल एड्रेस है। इसके बाद दोबारा से यहाँ ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है। इन सारी चीजों को करने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा, जो कि कैप्चा ऑथेंटिकेशन का डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे जो भी कैप्चा आपको नजर आएगा, उस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर देना है, फिर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर हमें एक ओटीपी रिसीव होगी, उस ओटीपी को फिल करना है। तो यहाँ पे हम ओके करेंगे। तो मोबाइल नंबर पर जो भी ओटीपी हमें रिसीव हुई है, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करके वैलिडेट वाले बटन पर क्लिक करके वेरीफाई कर लेंगे। ईमेल आईडी पर जो भी ओटीपी रिसीव हुई है, इस वाले कॉलम में फिल करके यहाँ पे वैलिडेट पर क्लिक करके वेरीफाई पर क्लिक कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब ये जो डिक्लेरेशन वाला पेज है, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट वाला पेज, इसको हम लोग एग्री कर लेंगे। इसके बाद ये जो कैप्चा नजर आ रहा है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करके, इस कॉलम में फिल करके रीवेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना है। तो रीवेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करने के बाद जिस भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने जो भी मतलब जानकारी फिल की थी, वो हमें यहाँ पे नजर आ जाएगी। अगर सारी जानकारी सही है तो उसी के बगल में वेरिफिकेशन बॉक्स है, सारे बॉक्स को एक एक करके हम यहाँ पे चेक कर सबमिट लेंगे। वाले बटन पर चेक क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आई यहाँ पे एग्री वाले सबमिट वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। दोबारा से यहाँ पे ओके वाले बटन पर क्लिक करना। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो हमें यहाँ पर नजर आ जाएगा, इसको हमें यहाँ से क्लोज कर देना है। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और हमारा जो पासवर्ड है हमारे ईमेल आईडी और हमारे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। हम उसको अच्छे तरीके से फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेंगे, ताकि लॉगिन करके बाद में हम अपने एडमिट कार्ड वगैरह को डाउनलोड कर सकें और हम अपने रिजल्ट को भी देख सकें। अब यहाँ पे हमें गो टू एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। तो गो टू एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करते ही हम यहाँ पे एप्लीकेशन वाले पेज पर चले आएंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। हमारा एप्लीकेशन नंबर हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा, पोस्ट नेम यहाँ पे नजर आ जाएगा। यहाँ से जो भी जेंडर है कैंडिडेट की, वो यहाँ से चूज कर लेनी है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है वो चूज कर लेनी है। नेशनलिटी में यहाँ पे इंडियन चूज करनी है। रिजर्वेशन कैटेगरी, यानी जिस भी कैटेगरी से कैंडिडेट बिलोंग करता है, अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी यहाँ पे चूज कर लेनी। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कैंडिडेट का अगर कोई परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे कहीं पे कट है, कहीं पे बन है, कहीं पे मोल है, परमानेंट कट के मार्क्स हैं, तो वो यहाँ पे डाल देने। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू कॉन्सेंट टू द पब्लिकेशन ऑफ योर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन स्कोर रैंकिंग एंड पर्सनल डिटेल्स पब्लिक थ्रू रिक्रूटमेंट पोर्टल अकॉर्डिंग विद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। यानी आप जो भी जानकारी है, मतलब आप शेयर करना चाहते हैं, आप सहमति देते हैं कि मतलब जो भी आपकी जानकारी है वो आप शेयर करना चाहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के साथ, मतलब एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए वो आपकी सारी जानकारी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यस करना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नाम यहाँ पे नजर आ जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट के फादर का नाम फादर नेम वाले कॉलम में डालना है। मदर का नाम मदर नेम वाले कॉलम में डालना है। इसके बाद यहाँ से कैंडिडेट की जो भी मैरिटल स्टेटस है, मैरिड, अनमैरिड, डाइवर्स, विडो, विडोअर, जुडिशली सेपरेटेड, ठीक है, वो यहाँ से चूज कर लेनी है। इसके बाद यहाँ से कैंडिडेट की जो भी सोशल रिलीजन है, हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, अदर जो भी है यहाँ से चूज कर लेनी है। कैंडिडेट का मोबाइल नंबर यहाँ पे नजर आ जाता है और यहाँ पे ईमेल आईडी नजर आ जाती है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कैंडिडेट अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, यानी पर्सन विथ डिसेबल है, तो यहाँ पे यस करना है। डिसेबिलिटी की टाइप चूज करनी है, जो भी टाइप है डिसेबिलिटी की वो यहाँ से चूज कर लेनी। इसके बाद परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ से चूज कर लेनी है, जो भी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है। अगर कैंडिडेट को किसी भी तरीके का स्क्राइब चाहिए तो यहाँ पे यस करना होगा। स्क्राइब का नाम लिखना होगा, क्वालिफिकेशन ऑफ स्क्राइब लिखनी होगी, रिलेशनशिप विद कैंडिडेट यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। यानी अगर कैंडिडेट चाहता है कि उसके रेफरेंस में कोई एग्जाम दे तो उसका नाम लिखना होगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और उसके कैंडिडेट के साथ उसका रिलेशन क्या है। अगर यहाँ पे स्क्राइब नहीं चाहिए तो यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। कैंडिडेट अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पे नो करना है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैंडिडेट अगर एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करना है। इसके बाद उसकी जो ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस है, यानी जिस डेट से उसने सर्विस ज्वाइन की है, वो यहाँ पे चूज कर लेनी है, यानी इस कैलेंडर से डालनी है।
इसके बाद रिलाइविंग डेट यहाँ पे डालनी है, यानी जिस भी डेट को डिस्चार्ज हुआ था वो यहाँ पे डालनी है। इसके बाद टोटल सर्विस पीरियड यहाँ पे ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है हैव यू ऑलरेडी अवेल्ड रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, यानी कहा जा रहा है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एज रिलैक्सेशन आपने ऑलरेडी ले लिया है। अगर ले लिया है तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करना है। एक्स सर्विसमैन अगर कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैंडिडेट का यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद 14 सितंबर 2026 तक जो भी कैंडिडेट की एज है वो यहाँ पे काउंट होके चली आएगी। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 टेस्ट सिटी चूज की जा सकती है। तो जो भी आपकी नियरेस्ट कंफर्टेबल टेस्ट सिटी होगी, आप यहाँ इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से एक एक करके 3 टेस्ट सिटी आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कैंडिडेट डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता है तो यहाँ पे यस करना है। एम्प्लॉय आईडी देनी है, ज्वाइनिंग डेट देना है, टोटल सर्विस पीरियड यहाँ पे आ जाएगी। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय मतलब आप जो है, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय का मतलब आप शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम में काम करते हैं, तभी आप यहाँ पे आप अपना देंगे, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी, ज्वाइनिंग डेट, यहाँ पे टोटल सर्विस पीरियड काउंट हो जाएगी। इसके बाद ये सारी चीजें फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ कम्युनिकेशन डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब प्रेजेंट एड्रेस, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है जिस पर आपको प्रेजेंट में कम्युनिकेट किया जाएगा ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट प्रोसेस, वो आपको फिल करना है। तो यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 फिल करना है, एड्रेस लाइन 2 अगर कुछ है तो यहाँ पे फिल करना है। कंट्री आपको इंडिया चूज कर लेनी है। अब उस कंट्री के भीतर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से चूज कर लेना है। उस स्टेट के भीतर जिस भी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, जो भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो यहाँ पे डाल देना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे कैंडिडेट की परमानेंट एड्रेस फिल करनी है। जो भी कैंडिडेट की परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे फिल करनी है। अगर कैंडिडेट की प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस करना है, जिससे कि जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगी। अगर दोनों अलग अलग एड्रेस हैं तो यहाँ पे नो पर क्लिक करना है और यहाँ पे मैनुअली फिल करना है, मतलब परमानेंट एड्रेस को। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस को फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर यहाँ से क्लिक करना है। तो कम्युनिकेशन डिटेल्स को सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में चले आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मेट्रिकुलेशन की जानकारी देनी है। तो मेट्रिकुलेशन कैंडिडेट ने जिस भी बोर्ड से करा है उस बोर्ड का नाम यहाँ पे डालना है। ईयर ऑफ पासिंग, जो भी ईयर ऑफ पासिंग है वो यहाँ से चूज कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम, जो भी स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट से पास किया था उसका नाम डालना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे डालनी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मेट्रिकुलेशन सिंपली लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पे जो है उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम परसेंटेज था या फिर सीजीपीए था, जो भी था वो यहाँ से चूज करना है। जैसे हमने परसेंटेज चूज किया है, अब जितने भी मार्क्स कैंडिडेट ने ऑब्टेन किए हैं यानी गेन किए हैं वो यहाँ पे डालना है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे डालना है, जिससे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट हो करके चला आएगा। अगर कैंडिडेट ने 12th किया है तो 12th की भी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज इसको यहाँ पे कोलैप्स कर देना है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आईटीआई थी तो यहाँ पे हमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चूज करना है। स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के लिए निकली थी तो इलेक्ट्रिशियन वाले ही फिल कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे फिल करना है। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे डालना है। इसके बाद मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक उसी तरीके से ये करना है, ठीक है। अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो अदर क्वालिफिकेशन की जानकारी भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है तो इसको हम कोलैप्स कर देंगे। इसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल्स, तो कई सारे पोस्ट हैं जिसके लिए एक्सपीरियंस डिटेल्स मांगे गए हैं। हालांकि हमने जिस पोस्ट के लिए फिल किया है कंस्ट्रक्शन हैंडलर, उसके लिए जो है एक्सपीरियंस डिटेल्स यहाँ पे नहीं मांगी गई है, तो यहाँ पे हम एक्सपीरियंस नहीं देंगे तो चलेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल्स देना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू रो वाले बटन पर क्लिक करेंगे और अपने एक्सपीरियंस डिटेल्स को देंगे। अदरवाइज यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है तो यहाँ पे हम इसको कोलैप्स कर देंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम डॉक्यूमेंट अपलोड और पेमेंट वाले सेक्शन में चले आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 चीजें हमें अपलोड करनी होगी, एक कैप्चर फोटोग्राफ यानी लाइव फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी और एक पासपोर्ट साइज फोटो हमें यहाँ पे अपलोड करनी होगी। दोनों तरह की, यानी लाइव फोटोग्राफ वेबकैम के थ्रू और जो है रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो वो भी हमें अपलोड करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज की जो मिनिमम मतलब इमेज साइज है वो 100 KB होनी चाहिए और मैक्सिमम 200 KB जीपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करनी होगी 80 से 150 KB के बीच। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जो भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है यानी 10th की जो एडमिट है या फिर सर्टिफिकेट है वो हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट यानी आईटीआई की जो सर्टिफिकेट है वो हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। अब अगर कोई दूसरी सर्टिफिकेट है तो उसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद उसी
के बगल में आपको व्यू का एक लिंक नजर आ जाता है, तो सारे व्यू वाले लिंक पर क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट को आपको एक-एक बार देख लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन अपलोड की है, तो यहाँ पर व्यू वाले लिंक पर हम क्लिक करेंगे और इस डॉक्यूमेंट को एक बार चेकआउट कर लेंगे, यानी देख लेंगे कि हमने सही डॉक्यूमेंट अपलोड की है या नहीं। तो डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम नजर आ जाएगा, एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे नजर आ जाएगी। अब यहाँ पे पेमेंट मोड हमें ऑनलाइन चूज करना है। इसके बाद सारे डिक्लेरेशन बॉक्स को हमें एक-एक करके चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ये जो कैप्चा नजर आ रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे टाइप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू को देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करना है। अब हम सीधे पेमेंट वाले पेज पर चले आएंगे। अब यहाँ पे जो है कई सारे मोड से हम पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से, जिस भी मोड से हम पेमेंट करना चाहते हैं उस मोड को चूज कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे यूपीआई चूज कर लेते हैं, हमारा सारा डिटेल्स यहाँ पे चला आएगा, रेफरेंस नंबर, अमाउंट जो भी है ये सारी चीजें चली आएगी। अब यहाँ पे कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल्स देनी होगी, जीएसटी डिटेल्स, हालांकि ये ऑप्शनल है, तो इसको हम यहाँ पे कट करेंगे और फिर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमें यहाँ पर क्यूआर कोड नजर आ जाएगी। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जो भी एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन फी है उसको हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद हमारे सामने पेमेंट की रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, उस पेमेंट रिसिप्ट को हम डाउनलोड कर लेंगे और पेमेंट करने के बाद हमारे सामने फाइनल एप्लीकेशन की फॉर्म की कॉपी भी हमें मिल जाएगी। उसको हम प्रिंट करके अच्छे तरीके से फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेंगे और उसको एक पीडीएफ फॉर्मेट में भी सेव कर लेंगे, ताकि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम उसको प्रोड्यूस कर सकें। तो ये थी हमारी जानकारी। आशा करता हूं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।